200 करोड़ मुस्लिम जो इस्लाम को मानते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान और अपने माँ बाप के ऊपर समझते हैं उनसे ज़्यादा, ऐसे 200 करोड़ लोगों के जज्बात की तौहीन भारत में रह की रूलिंग पार्टी की तर्जुमान ने की है। क्या ये छोटी सी बात है? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 29 की खुली खिलाफ वर्जी की है इस औरत ने और इस पार्टी ने और इस सरकार ने। कांग्रेस पे से भी कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां, किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का इस सिलसिले में एक भी मजम्मती बयान और करारदाद तक नहीं आया है। ये एक हालत जंग है। इस जंग में मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कलम का मुकाबला कलम से, जबान का मुकाबला जबान से, आइडियोलॉजी का मुकाबला आइडियोलॉजी से और तलवार का मुकाबला तलवार से। उसको तो पार्टी के बाहर खड़ा होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होना चाहिए। तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का मतलब 2 साल की जेल नहीं है, जिंदगी भर के लिए वो इस मुल्क की जो दावेदार है सबसे बड़ी पार्टी होने की, उस पार्टी के बाहर जाए और सियासत करने की उसको जुर्रत ना हो। जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तब आरएसएस के चीफ ने यही बयान दिया था जो कल बयान उन्होंने दिया कि हमारा वो एक हिस्टोरिकल कंपल्जन था राम टेम्पल लेना, वो हमने अचीव कर लिया, अब हम किसी मंदिर के मूवमेंट में शरीक नहीं होंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब। इनसे बात करते हैं देश के तमाम मुद्दों पर जो आजकल चर्चा में हैं और जिन पर भारत सरकार जो है गिरती नज़र भी आती है। सर, अभी हाल ही में एक डिबेट शो में एक स्पोक पर्सन है बीजेपी की, उन्होंने जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद साहब के शान में जो कुछ अपने गलत अल्फाज बयान किए और आप भी उस डिबेट का हिस्सा थे, क्या एक्शन लिया आपने सबसे पहले उन पर जो उन्होंने जिस तरीके की बदतमीजी और गलत हरकत की थी? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। वो पूरे तौर पर एक पॉलिटिकल डिबेट था और शुरू से आधे घंटे तक वो पॉलिटिकली चलता रहा, बट बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट में आके चंद सेकंड आधे 1 मिनट उन्होंने उस डिबेट का रुख जो मौजू था उससे पलट के इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उन्होंने कर दिया 1 मिनट। तो वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इंडिविजुअल नहीं है। हमने तो उसी वक्त एहतजाज किया और उसको छोड़ के हम डिबेट को छोड़ दिया कि हम वो सुन नहीं सकते जो उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तमाम अपनी टीम के साथ भी मशवरा किया, काउंसिल के अंदर भी मशवरा किया और कुछ लॉयर्स से भी इस सिलसिले में हमने ओपिनियन ली और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि हम बहुत से लोगों ने FIR कराई है, सैकड़ों के करीब लोगों ने कंप्लेंट्स दी हैं जो अभी FIR में कन्वर्ट नहीं हुई। इसके बावजूद 6 के करीब FIRs लॉन्च हो गई हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में। लेकिन हमने ये सोचा कि स्पोक्स पर्सन को क्यों निशाना बनाएंगे, अकेली वो एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल उसका उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं जो इस मुल्क की रूलिंग पार्टी है और वो तर्जुमानी कर रहे हैं उसकी जो इस मुल्क में सरकार है। और आज 1 हफ्ता गुजर चुका, न तो रूलिंग पार्टी ने इस पर किसी किस्म की माजरत का इजहार किया है कि वो माफ़ी मांगे, न सरकार ने किसी किस्म की, वजीर आजम ने किसी किस्म की माजरत का इस मुल्क के नहीं। इस पर तो प्रधानमंत्री को अगले ही दिन माफी मांग लेनी चाहिए थी। दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए थी। वजीर आजम को, वजीर दाखिला को एक्शन लेना चाहिए था उस शख्स के खिलाफ जिस पर कंप्लेंट्स हैं और जिसने ये सब हरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट JP नड्डा को माफी मांगनी चाहिए थी अपनी पार्टी की जानिब से और इस स्पोक्स पर्सन को अपने पैनल से हटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। ये बदकिस्मती की बात है, सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया में इस पर एहतजाज हुआ है। तो हमने इसको यही सब महसूस करते हुए हमने कहा कि हम इंडिविजुअल के खिलाफ FIR नहीं करेंगे, हम पार्टी को जिम्मेदार करार देते हैं। तो पार्टी को हमने लीगल नोटिस भेज दिया, प्रेसिडेंट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, तो हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और टाइम्स नाउ को भी कहा है कि उसका बाइकआउट
बाइकआउट करें, तो हमने इन चारों को लीगल नोटिस भेज दिया है। जवाब में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इस औरत को नहीं हटाया अपने पैनल से और अपनी पार्टी से, तो हम अदालत में जाएंगे और साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक चिन्ह हैं, उन धार्मिक अलामतों का इस्तेमाल सियासत में गैर कानूनी तौर पर कर रही है। सर, जिस तरीके से नपुर शर्मा का लोगों ने मतलब उसकी मुखालफत की है, उसका विरोध जताया, साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे जो मुस्लिम पक्ष रखने जाते हैं टीवी डिबेट में, उन्हें नहीं जाना चाहिए, वो लोग पैसे के लिए चले जाते हैं, जैसे रेंटल मुल्ला, इस टाइप से बहुत सारे अल्फाज। तो क्या इस डिबेट में ना जाने से कौम का फ़ायदा हो सकता है? आप किस तरह से देखते हैं इस विरोध को? देखिए, डिबेट्स नेशनल लेवल की हैं जी, नेशन का एक पार्ट हम भी हैं। तो नेशनल डिबेट में अगर कुछ भी डेरोगेटरी हो रहा है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, यहूदियों, हमारे ईसाइयों के ख़िलाफ़ हो रहा है या हिंदुओं के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ भी हो रहा है, तो उस किस्म की डिबेट्स का बाइकआउट 1, 2, 3 इंडिविजुअल्स को नहीं, बल्कि एंटायर अपोजिशन को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड इस पे अभी तक नहीं आया। ये जैसे मैं वजीर आजम से सवाल कर रहा हूँ, सेकुलर पार्टी है, जैसे मैं वजीर आजम से सवाल कर रहा हूँ जी, जैसे मैं रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट से सवाल कर रहा हूँ, ऐसे में सवाल में तो फिर आप 2 या 4 जो तर्जुमान जाते हैं, जो स्पोक्स पर्सन जाते हैं या जो डिबेटर्स जाते हैं, यकीनन अभी 2 महीने से तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी क्वालिटी इस कदर नीचे गिरी है कि वाकई शर्मिंदगी होती है उनके साथ खड़े होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, जाके मीडिया चैनल से पूछिए। हर एक चैनल को मैंने खुल के कहा कि भाई अगर आप इस किस्म के लोगों को डिबेट पे ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं, उनको लाके, जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता, वो धर्मगुरु बन के अगर वहां बैठ जाएं तो यकीनन वो मिल्लत को जलील कर रहे हैं। और आपके चैनल की जो भी पॉलिसी हो आप जाने, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं और मैं नहीं बैठा। बहुत सारी डिबेट्स हैं, शुरू में 1-2 में जब देखा मैंने कि बैठ रहे हैं तो मैंने उनमें बैठना बंद कर दिया जहां वो बैठते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप डिबेट्स को बंद कर दें। आप आखिर किस किस चीज से फरार अख्तियार करेंगे? नेशनल डिबेट की एक इम्पोर्टेंस है, आप ये नहीं कह सकते कि अखबार तक की अभी तक इम्पोर्टेंस है। नेशनल चैनल्स को, जो बड़े चैनल्स हैं, वो 30-32 करोड़ लोग रोजाना देखते हैं इस मुल्क में, 30-32 करोड़, उनकी ओपिनियन बनती है। और आप अगर उस डिबेट का पार्ट नहीं है तो या तो एंटायर अपोजिशन उसका बाइकआउट करे, या फिर आप अपने सिलेक्टिव लोगों को भेजें कि वो जो इस लायक है, जो बात कर सकते हैं। हम तो, हमारे सवालों को घेरे में तो एंकर, मुझे 21 साल हो गए टेलीविजन डिबेट में, इस दौरान दसियों आए और दसियों गए, और नए नए एंकर्स आए। उन नए एंकर्स को भी हम तो अपने स्टूडेंट की तरह लेते हैं कि जैसे वो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको समझाते भी हैं। तो फरार इख्तियार करना, आप जुडिशरी में आप कहते हैं हम लोग तो केस हार जाते हैं जाके, तो हम कोर्ट में भी जाके क्या करेंगे? फिर आप इलेक्शन में कहते हैं साहब इलेक्शन ही में क्या, हम लोग तो हार ही जाते हैं, हमारा सब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमको इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए, ना कोई मुसलमान वोट डाले, ना कोई इलेक्शन में खड़ा हो। ये सारी चीजें फरार की सूरत है, और यही आरएसएस चाहता है। और जो आरएसएस चाहता है आप वही मशवरे दे रहे हैं, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। हम फरार की हालत में नहीं है। जहां जिस सूरत में जो मुकाबले का चैलेंज सामने आए, इस कम्युनिटी में इतनी कुव्वत, इतनी जान बाकी है कि वो उसका मुकाबला आसानी से कर सकती है, तो फिर हम मुकाबला क्यों ना करें? ये जो फरार का मशवरा देने वाले लोग हैं, मुझे असल शिकायत उनसे है कि आप कम्युनिटी को कमजोर और बुज़दिल बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुल्क को, कि इस मुल्क के 140 करोड़ लोग ये समझे कि इस कम्युनिटी के 20-25 करोड़ मुसलमान बुज़दिल हैं और कमज़ोर हैं, नातवा हैं, उनको हाशिए पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए। ये बात अगर हमारे ही लोग कह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि वो उम्मत के मुखलिस नहीं है, या फिर वो हालात को नहीं समझते। सर, नपुर शर्मा जैसे लोगों की तादाद पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, मतलब इन्हें फेमस होना है तो एक धर्म को गाली दो और पार्टी में भी अच्छा पद मिल जाता है और लाइमलाइट भी आ जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ट्रेंडिंग है। हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी में, खुसूसन पार्टीज में लॉबी हर पार्टी में होती है,
भारत इस पार्टी में जो भी अब लॉबी से पीछे रह जाता है या एंटी लॉबी जिसके खिलाफ होती है, उसके लिए एक ही हथियार बचता है कि वो इस्लाम और मुसलमानों को गाली दे दे और उससे और वो बताए कि मैं कितना हार्डकोर हूं, और ये कह के वो समझता है कि पार्टी में उसका कद बड़ा हो जाएगा और वो फिर से मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। यही हरकत इस औरत ने की है, यही हरकत की है। ये वो भी पार्टी में साइड लाइन है। अब वो ये अब रोजाना लोग उसकी तस्वीरें चल रही हैं, करोड़ों लोग उसकी तस्वीर देख रहे हैं, करोड़ों लोग उसका नाम ले रहे हैं। तो एक गाली उसको, आपने उसको बेस्ट हथियार था कि चुपचाप FIRs करवाइए और वो आइए और उसको पब्लिसिटी ना दीजिए, लेकिन हम ही पब्लिसिटी दे रहे हैं उसको। जो वो चाहती थी वो हासिल कर रही है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी क्या हो सकती है? हमको ये बात समझना चाहिए कि हमारा जो हरीफ है हमसे क्या चाहता है। जो वो चाहता है वो ना हो जी, ये कामयाबी हमारी है। जो वो चाहता है वही हो, ये उसकी कामयाबी है। तो इसलिए हमने उसको वो मौका नहीं दिया। मैं उसका नाम भी अपनी ज़बान से, आपने देखा मैंने अभी तक अदा नहीं किया उसका नाम अपनी ज़बान से। मैं क्यों पब्लिसिटी दूं उसको? वो अपने घर बैठे जाके इसका इंतज़ाम हमको करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं और बहुत तफसील से हम इस केस को लड़ेंगे और आखिर हद तक लड़ेंगे और बीजेपी को इजाज़त नहीं देंगे कि आइंदा वो मजहबी अलामतों का इस्तेमाल करे। सर, ज्ञानवापी एक बड़ा मुद्दा देश के लिए अब बन गया है। आपकी शायद वो डिबेट भी शायद उसी मुद्दे पे थी, और अब जो लगातार जिस तरीके से धर्मगुरुओं का बयान आ रहा है, जमीयत उलमाए हिंद के मदनी साहब ने बयान दिया है कि ऐसे मुद्दों का ना हम समर्थन करते हैं, ना उसके लिए हम टीवी डिबेट्स में जाने को तैयार हैं और ना ही रोड पे उतरने को। साथ ही हिंदू धर्म के मोहन भागवत ने भी इस बात को कहा है कि वो बाबरी के बाद ऐसे किसी मुद्दे का समर्थन नहीं करते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस सब चीज़ों को? देखिए, हमने हमेशा बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट 30 साल चला, आप मतलब हमारे लोग ये बातें जानते भी नहीं हैं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हमको ज़बानी बतानी चाहिए। 1989 में हिमाचल के शहर पालनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने मूव किया था कि हम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनवाएंगे और उसका पूरा मूवमेंट हम चलाएंगे। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने यही रेजोल्यूशन लिया था और उसके बाद रथ यात्रा शुरू हो गई, सारा मूवमेंट चला। वो सब पॉलिटिकल था। जस्टिस लिब्रान के सामने गवाही देते हुए LK आडवाणी ने बहुत खुले लफ्जों में कहा, और यह तमाम रिकॉर्ड पे मीडिया में मौजूद है, खुले लफ्जों में कहा कि राम मंदिर का मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये आस्था का मूवमेंट नहीं है, धर्म से जुड़ी चीज नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये एतराफ है। आप लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए, उस रिपोर्ट में भी लिखा है और उस वक्त के आप अखबारात उठा के देख लिए, तमाम अखबारों ने ये बयान कोट किया है। तो जब वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था और उसके बाद फिर 9 नवंबर 2019 को, ये 2019 में ये कह चुके थे, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कहा, उन्हीं की टोन में, कि एक मूवमेंट था, हमने वो अचीव कर लिया, अब हम ऐसा कोई मूवमेंट पार्टी नहीं छेड़ेगी और हम सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और नेशन बिल्डिंग में। और 2.5 साल के अंदर ये हो गया। तो ये इशू किसी डिबेटर ने, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, ना जो हमारे लोग जाते हैं उनमें किसी ने नहीं उठाए। ये तीनों मुद्दे मैंने बार बार उठाए और जब शिद्दत के साथ उसको उठाया तो देखिए कल RSS के चीफ ने रिएट्रिएट किया कि हाँ, हम आज भी उस पर कायम हैं। और आप देखिए जो पहले कहा था। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।